तो द नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम अभी शुरू करने वाले हैं दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। बेसिकली जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें पार्टीज़ होती हैं, 2 पार्टीज़ जैसे हमने पढ़ा है। वो उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि क्या वो केपेबल है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने पढ़ रखा है माइनर्स के बारे में कि दे आर नॉट केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अगर वो माइनर है। This also applies to people with unsound mind, and there are certain other people जो कि disqualify कर रखे हैं from entering into any contract. तो उनकी capacity to enter into a contract, the contractual capacity is actually debarred by the law, ये बोल सकते हैं. We'll study about it. Okay, let's start the chapter. So yeah, शुरू करते हैं. देखो, सबसे पहला हम जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यू कैन कॉल इट कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंस या कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंसी। इसका मतलब क्या है कि वैसे तो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन कर लिया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ विच ही सब्जेक्ट। मतलब अगर इंडिया में है तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, इंग्लैंड में है तो वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग, एंड सो ऑन। एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, अगेन वही अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एंड इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। वही 3 जो मैंने बोला, माइनर नहीं होना चाहिए, डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है भाई ये 3 जो है, अगर ये नहीं है देन एवरी पर्सन इज़ केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। माइक चेक कर रहा था मैं कई बार भूल जाता हूँ माइक लगाना, एंड देन आई एम लाइक पूरा रिकॉर्ड कर लिया, बट I have to record it again because I want the sound quality to be good because नहीं सुनता उसके बिना, and I don't want that to happen. Anyways, who is a minor? पहला जो चीज़ आता है माइनर की डेफिनेशन, ठीक है, कि किसको हम माइनर बोलते हैं। देखो, सीधी भाषा में माइनर इज समवन हु इज़ नॉट अ मेजर, यानी कि द वन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। अब हम क्यों एज ऑफ मेजॉरिटी बोल रहे हैं? बिकॉज हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम ये स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट, राइट। अगर कोई इंडिया के बाहर है सो वहाँ उनका लॉ अप्लाई होगा, मे बी अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉज वो 18 एज ना हो, क्योंकि कुछ जगह पे वो 21, कुछ जगह पे 16, कुछ भी हो सकता है। So वैसे we are going to say कि minor is a person who is not attained the age of majority, okay, and India में that is as per the Majority Act 1875 18 years, okay। Then देखो nature of minors agreements, ये तो वैसे आपको अगर बहुत सिंपल भाषा में बताऊँ, not valid। माइनर कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है इट इज़ एब्सोल्युटली void। पहला पॉइंट ही देखो ये है, इट इज़ एग्रीमेंट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली void ab initio, शुरू से ही, ठीक है। क्यों करा है ऐसा? ऑब्वियसली बिकॉज उसकी एज नहीं है, ही इज़ नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द कंसिक्वेंसेज जो कि हो सकते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सो इट इज़ एब्सोल्युटली वॉइड। यहाँ पे एक केस आता है विच इज़ मोहरी बीबी वर्सेज धर्मदास घोष, ठीक है। इस केस में क्या होता है, बेसिकली एक माइनर एक लोन लेता है 20,000 का, जिसमें वो कुछ हाउसेस को मॉर्गेज पे रख देता है। अब इस 20,000 में से एक 8,000 का अमाउंट उसको दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर डेट को, और उसके बाद एक सूट फाइल होता है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर कि भाई मैं ये मॉर्गेज को कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जिसने वो लोन दिया था वो बोलता है कि ऐसे नहीं हो सकता, जो ऑलरेडी मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं या तो मुझे वो वापस करो, राइट, 8,000 रुपये। बट जो वहाँ कोर्ट में, बट केस में ये डिसाइड हुआ कि ये एग्रीमेंट शुरू से वॉइड था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली वॉइड। सो तुम्हें वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मान लिया जाएगा कि तुमने बस ऐसे ही दे दिए बच्चे को पैसे, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एज पर द लॉ, सो यू विल नॉट गेट द मनी बैक, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि जिसने वो पैसे दिए थे, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसे पता था कि वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ही न्यू कि सामने वाला इज़ अ माइनर एंड ही इज़ डूइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर। सो दिस इज़ एन अजम्पशन जो कि हम लेके चलते हैं। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट देखो, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। रूल ऑफ एस्टॉपल समझते हो कि कोई भी अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकता। मतलब मैंने कुछ किसी को बात मनवाने के लिए कुछ उसे बिलीव कोई चीज़ करवा दी, मैंने अपने वर्ड्स से उसको, या इवन एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, कुछ भी किसी के भी थ्रू मैंने अगर उसको कुछ चीज़ बिलीव करवाई है अपने कहे से, तो मैं बाद में उससे पीछे नहीं हट सकता। तो अगर मैं हटूंगा तो इट्स अ ऑफेंस, मतलब कोर्ट की लॉ की लैंग्वेज में। सो बट माइनर्स पे ये अप्लाई नहीं होता, माइनर अपनी कही हुई बात पीछे भी हट जाएगा, सो दैट इज़ नॉट डील, क्योंकि अगेन वो माइनर है।
सो estoppel arises when you are precluded from denying the truth of anything. मतलब आप अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकते. You can not deny the truth of anything which you have represented as a fact. मतलब पहले जो तुमने as a fact बोला कि हाँ ऐसा हुआ, उसके बाद अब तुम उससे पीछे नहीं हट सकते हो, चाहे वो सच है चाहे नहीं है. तुमने बोला कि वो वैसा है और फिर बाद में तुम बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं था. दैट इज यू नो एस्टॉप्ड बोलते हैं कि यू नो कोर्ट विल स्टॉप यू का उन्होंने एस्टॉप बना दिया, एस्टॉपल. समझ लो दैट्स हाउ इट केम. ओके. सो इसका ये भी मतलब है ऑब्वियसली कि एक माइनर अपनी एज भी वो कर सकते हैं. मतलब माइनर बोले नहीं मैं तो मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें वो सामने वाला पूछ रहा है क्या तुम माइनर हो, और वो बोले नहीं मैं तो 19 साल का हूँ, सामने वाले को भी लगा वो अच्छा होगा 19 साल का, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. बट फिर वो माइनर बोले नहीं मैं तो 18 का नहीं था, मैं तो 17 का ही था. तो वो अपनी कही हुई बात से पीछे हटना अलाउड है. मतलब अलाउड इन द सेंस कुछ कर नहीं सकते उसका. सो अगेन सामने वाले पे ही बात आ जाएगी कि तुम्हें चेक करना चाहिए था एक्चुअल में कि वो है या नहीं. सो इट इज़ लाइक दैट. ओके, आगे बढ़ते हैं. Doctrine of restitution prescribed in section 64 and 65 is not applicable against a minor, but relief in equity is allowed in certain cases. Restitution का मतलब समझते हो ना, पहला जो जिस स्टेट में आप पहले थे कॉन्ट्रैक्ट में उसी स्टेट पे वापस आ जाना, यानी किसी से कुछ ले रखा है वो रिस्टोर कर लेना, दैट इज रेस्टिट्यूशन. जैसे अभी मैंने बताया कि उसको 8,000 रुपये दे दिए थे, वो रिस्टोर नहीं कर पाया ना उसको. सो इट इज़ लाइक आप उससे कॉम्पेंसेशन नहीं ले सकते, माइनर से नहीं ले सकते. इट डज नॉट अप्लाई टू हिम कि वो आप बोलो कि उसे रीपे करना पड़ेगा वो अमाउंट. नॉट एप्लीकेबल टू माइनर्स. ओके. मतलब किसी एग्रीमेंट के अंदर अगर उसे कुछ मिला है ऐसा और फिर आप बाद में बोल रहे हो अच्छा वो एग्रीमेंट वॉइड है माइनर है, तो एटलीस्ट जो दिया है वो तो वापस करो या मुझे कुछ तो कॉम्पेंसेट करो या रीपे करो जो मैंने तुम्हें पहले बेनिफिट दिया. माइनर को नहीं बोल सकते, नहीं करेगा वो. ऑलराइट. बट यहाँ पे एक चीज़ और है, रिलीफ इन इक्विटी इज अलाउड इन सर्टन केसेस. इसका क्या मतलब है ध्यान से समझना कि एक रिलीफ एक्ट बना था. रिलीफ इन इक्विटी मतलब अगर सही लगेगा तो, जैसे अभी पिछला केस बताया कि उसने बोला 8,000 रुपये मुझे वापस कर, कोर्ट ने बोला नहीं करेंगे और उसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला क्योंकि उसकी गलती थी. ही न्यू ही वॉज अ माइनर एंड देन फिर भी उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो नहीं मिलेगा तुम्हें कोई कॉम्पेंसेशन, तो तुम्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. बट सर्टन केसेस में रिलीफ मिलता है. ऐसा कौन से केस में होता है वो समझो. खानगुल वर्सेस लाखा सिंह, ये केस में क्या हुआ था, एक बंदा था जो कि अभी माइनर ही है, उसने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट किया, मतलब बोला कि मैं माइनर नहीं हूँ, और फिर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अपनी एक प्लॉट ऑफ लैंड को बेचा उसने किसी और बंदे को, एंड उसे 17,500 रुपीज़ मिले उस लैंड के लिए. एंड फिर बाद में उसने बोला मैं तो तुझे दे ही नहीं रहा प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे उसने उस पर केस किया. उसे थोड़ी पता था कि वो माइनर है क्योंकि उसने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया ना कि हाँ मैं माइनर नहीं हूँ, उसने ये बोला था. तो यहाँ पे जब केस उसने किया कि मेरे को प्रॉपर्टी दो भाई, ये दे ही नहीं रहा बंदा, तो फिर वहाँ पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाज डन आफ्टर अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जो कि एक माइनर ने किया अपनी एज को लेके, सो उस केस में कोर्ट को ये सही लगा कि हाँ भाई उसकी गलती नहीं है या उसे एक तरह से रिलीफ मिलना चाहिए. तो जो 17,500 उसने दिए थे उसका उसे कॉम्पेंसेशन मिला, मतलब उसको वो रिलीफ मिला कि वो मतलब उस केस में रेस्टिट्यूशन वॉज अलाउड कि वो 17,500 रुपये रिस्टोर करेगा, तो उसको मिले फिर वो पैसे. क्योंकि अगेन पिछले केस में 8,000 क्यों नहीं मिले, क्योंकि उसकी गलती थी, उसे पता था कि वो माइनर है. इस केस में उसे पता नहीं था क्योंकि उसने सामने वाले ने बोला नहीं हूँ मैं माइनर, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था. सो यही फ़र्क है दोनों केस में. एंड दिस इज द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग कि रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये जो रिस्टोरेशन है वो वैसे तो अप्लाई नहीं होता माइनर्स पे, बट सर्टन केस में रिलीफ इज अलाउड. ओके. तो यहाँ पे देखो रूल क्या है, नीचे लिखा है these rules are explained below. He who seeks equity must do equity. Where a minor comes to court as plaintiff, he can be compelled to restore the benefits received from the party. मतलब अगर माइनर ही केस कर रहा है किसी पे, तो माइनर को बोला जा सकता है कि भाई जो बेनिफिट तुझे रिसीव हुआ है वो वापस कर. केस जस्टिस तो चल मिल ही रही है, बट जो बेनिफिट तुझे मिला है वो तुझे रिस्टोर करना पड़ेगा. देन ही कैन बी कंपेल्ड. सो अगर, लेकिन ये तब जब माइनर ने केस किया है. अगर माइनर पे ही केस हुआ है तो उस केस में आगे आएगा ये कि जितना उसे पर्सनल बेनिफिट हुआ है उतना उसे कॉम्पेंसेशन जो है रिस्टोर करने का वो दिया जा सकता है कि यू नो ही कैन बी कंपेल्ड टू रिस्टोर. अगर ऐसी एंटरटेनमेंट ड्रिंकिंग ईटिंग इस पे लगाए है तो नहीं कॉम्पेंसेशन, बिकॉज उसे कोई पर्सनल एस्टेट पे उसे कोई बेनिफिट नहीं जाएगा. बट वेयर अ माइनर इज ब्रॉट एज अ डिफेंडेंट, यानी कि व्हेन अदर पार्टी फाइल अ सूट, मतलब माइनर ने केस किया है तो उसे मिल जाएगा, माइनर पे केस हुआ है तो he can be compelled to restore benefit including money to the other party to that extent to which it has benefited him personally. यानी उसकी एजुकेशन या ट्रेनिंग और it has benefited his estate, यानी कि should be accretion to his estate. मतलब
उसे कोई पर्सनल अगर कोई बेनिफिट हुआ है देन आप उसे कंपेल कर सकते हो कि भाई ये बेनिफिट रिस्टोर कर। अगर उसने ऐसे ही एंटरटेनमेंट, ईटिंग, ड्रिंकिंग इन सब पे लगाया है तो ऑब्वियसली आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देर इज़ नो बेनिफिट टू हिम पर्सनली और टू हिज एस्टेट। तो समझ रहे हो, तो इस केस में हाँ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज का किया तो ऑब्वियसली रिस्टोर हुआ। एंड यहाँ पे ये बोल रहे कि मतलब अगर माइनर पे केस हुआ है तो अगर उसने उसे कोई पर्सनल बेनिफिट उसने लिया है उस अमाउंट से तो आप उसे कंपेल कर सकते हो कि वो रिस्टोर करे अमाउंट। अगर माइनर ही केस कर रहा है तो उसे मिलेगा ही वो रेस्टोरेशन का राइट, बिकॉज इट इज़ अलाउड। ओके, सो when a minor comes as plaintiff, he can be compelled to restore the benefit received from the other party and make compensation to him with justice मेरे को नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो एक केस लिख रखा है, ए अ माइनर हु इज टॉल एंड वेल बिल्ट represents to be a money lender that he is a major, thereby induces B to extend him a loan of 40,000 at the interest of 15%, executes a promissory note. Later on केस हुआ अगेन, तो क्या हुआ, कोर्ट ने डायरेक्ट किया ए कि जितना बेनिफिट अभी तक उसे मिला है वो रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। However, in the following cases, restitution by a minor will not be allowed. Restitution by a minor is not allowed in certain cases. ये बहुत ध्यान से समझना कौन से केस हैं। जब दूसरी पार्टी को पता है कि बंदा माइनर है तो उसके साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ, तुम्हें पता था माइनर है, वही जो सबसे पहला केस 8,000 क्यों नहीं मिले, क्योंकि द अदर पार्टी इज अवेयर कि वो माइनर है। नेक्स्ट है वेयर द अदर पार्टी इज अनस्क्रूपुलस इन हिज डीलिंग्स, मतलब थोड़ा क्रूअल है या कुछ भी अनफेयर या फ्रॉड कुछ कर रहा है अपनी डीलिंग्स में दूसरी पार्टी माइनर के साथ, तो अगेन उसे कुछ नहीं मिलेगा रेस्टिट्यूशन। देन अदर पार्टी इज सो zealous to enter into the transaction that the fall representation by the minor does not influence him। मतलब अदर जो दूसरी पार्टी जिसने वो किया है वो इतना उसमें थी ट्रांजैक्शन में कि उसे फ़र्क नहीं पड़ा था कि वो फॉल्स माइनर है, मतलब उसने अपने आप को माइनर दिखाया है या एक्चुअल में है नहीं है, उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे अपना ट्रांजैक्शन करना ही था, इतना वो कंपेल्ड है। नाउ देन इट इज़ अगेन रेस्टिट्यूशन इज़ नॉट अलाउड। एंड वेयर द जस्टिस डज नॉट रिक्वायर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी और मनी बाय माइनर, अगेन जब जस्टिस जितना देना है, इंसाफ जितना करना है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसे रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी हो, तो फिर ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट के जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं उसमें देखो क्या है नेक्स्ट, कि द प्रोविजन ऑफ लॉ विच मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर नॉट बाइंडिंग आर इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, देयरफॉर minor is allowed to enforce in certain cases a contract which is of some benefit to him and under which he is not required to bear any obligation। क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल देखो आगे लिखा है, समझ आएगा। A duly executed transfer of immovable property by way of sale or mortgage in the favor of minor who has paid whole of consideration money is not void and it is enforceable by him or any other person on his behalf। यानी कि जो ये लॉज बने हैं माइनर के, ये ऑब्वियसली माइनर के बेनिफिट के लिए बने हैं क्योंकि वो इतना मेच्योर नहीं है, उसे नहीं पता है, इसलिए उसे वो एक लेवे दिया जाता है कि ठीक है अगर तूने कुछ किया है यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। अगर उसे कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है एंड माइनर को बेनिफिट हो रहा है, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द माइनर एंड इसलिए वो हुआ है, तो वो वॉइड नहीं माना जाएगा कि हाँ ठीक है वो माइनर के बेनिफिट के लिए ही है, सो दैट इज़ नॉट वॉइड एंड इज़ एनफोर्सेबल बाय हिम। मतलब अगर माइनर ने ही चाह रहा है कि वो हो और पूरा प्रॉपर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्लीट, देन इट इज़ नॉट वॉइड, ओके, इट इज़ वैलिड। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 प्रोवाइड्स दैट अ नेचुरल गार्डियन इज empowered to enter into contract on behalf of the minor and the contract would be binding if it is for the benefit of the minor। ये जो पीछे मैंने अभी बोला कि ये बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट वाला कि इट इज़ बाइंडिंग या मतलब वैलिड है, इसमें एक चीज़ आती है कि इट शुड बी कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, मतलब कोई गार्जियन है जो कि माइनर की बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर रहा है। मतलब एक अगर कोई नेचुरल गार्जियन है उस माइनर का तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है उस माइनर के बिहाफ पे और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा अगर वो मतलब माइनर के ही बेनिफिट के लिए है तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस।